वेलकम क्लास। आज हम हमारे थर्ड पेपर के सेकेंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि लाभ के संवर्धन के बारे में है। लाभ के संवर्धन के बारे में हम पढ़ें उसके पहले कि आज हम यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहले इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, किस प्रकार से लाभ का कल्चर जो है वो किया जाता रहा है। उसके बाद में जिस कीट के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है, लाख कीट जिसको हम कह रहे हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद वितरण के बारे में कि विश्व में और भारत में कहां कहां पर इससे लाख का उत्पादन हम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इसका हैबिट और हैबिटेट, कि ये इसकी आवास किस प्रकार का है इसका, और इसकी आदत किस प्रकार की है, हैबिट और हैबिटेट। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में आज हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो लेग का केमिकल कंपोजिशन और यूजेज क्या है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो वैसे तो हमारा जो प्राचीन पौराणिक साहित्य है और जो लिपियां में हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें लाख के बारे में जानकारी जो है वो पहले से है। हमारा जो पौराणिक साहित्य है उसमें लाख के बारे में पहले से जानकारी दी हुई है, लेकिन जो सबसे पहले वैज्ञानिक जानकारी इसके ऊपर दी गई थी वो 1782 में के और ग्लोवर, ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लाख के कीट पर वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान किए और इसके पहले वैज्ञानिक साक्ष्य जो है वो हमें दिए। वैज्ञानिक साक्ष्य से हमारा क्या मतलब है कि वास्तव में लाख जो है वो किस प्रकार से और किसके द्वारा बनाई जाती है और लाख के कीट का जीवन चक्र क्या है, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। और सबसे पहले ये साक्ष्य जो है वो इन्होंने दिए। फिर जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, हमें इसके बारे में और भी जानकारियां जो हैं वो मिलने लगी और धीरे धीरे हमें इसके बारे में काफी नॉलेज जो है वो हो गया। इसके एनिमल का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमने इसको क्या कहा है, लाख संवर्धन या लाख कीट के द्वारा लाख बनाई जाती है, इतना तो हम जानते हैं। तो कीट है ये, तो कीट किस फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। क्लास कौन सी हो जाएगी, इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसके अंदर, संधि युक्त उपांग होते हैं। फिर आ जाता है आपका कीट, हमने कहा तो इंसेक्टा, उससे याद रख सकते हैं। तो याद रखना है आपको केवल वो दो चीज है, इसका ऑर्डर और सुपर फैमिली, बाकी चीज जो है वो आपको रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर हेमिप्टेरा और सुपर फैमिली कॉक्सिडी, ये दो चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद नाम जो है जूलॉजिकल नेम हम वैसे भी याद रखते ही हैं इनका। तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेकीफेरा लेका। तो फैमिली क्या हो जाएगी लेकीफेरा से, लेकीफेरी। देन जीनस लेकीफेरा और स्पीसीज हो जाएगी इसकी लेका। ये इसका एक क्लासिफिकेशन हो गया कि एनिमल किंगडम में इसका क्या स्थान है, इसके बारे में हम इससे बात कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वितरण पर। तो वितरण का मतलब ये कहां कहां पर पाया जाता है, विश्व में ये कहां कहां पर पाया जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो लाख के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में सबसे अग्रणी है। यानी भारत में लाख जो है वो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा भारत के अलावा थाईलैंड, बर्मा, नेपाल, यहां पर भी लाख का उत्पादन होने पुराने समय से भी होता आया है और ये भी प्रमुख देश हैं। वर्तमान में चाइना, जापान और यूएसए, इन देशों में भी लाख का उत्पादन प्रारंभ हो गया है और अच्छी मात्रा में ये भी उत्पादित वहां पर करते हैं। अब हमने आपको ये कहा है कि भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक लाख उत्पन्न करने वाला देश है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हम बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत में कहां, उसको अगर हम देखें तो भारत में आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पंजाब,
ये मुख्य रूप से वो राज्य हैं जो कि लाख का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं लाख कीट का आवास और स्वभाव किस प्रकार का, हैबिट एंड हैबिटेट, ये किस प्रकार की है। तो लाख का जो कीट है वो साइज में छोटा होता है, एक छोटा कीट है, इसकी मादा जो है वो 8.5 मिलीमीटर की होती है और नर जो है वो उससे और भी छोटा होता है। तो ये एक छोटा कीट है। दूसरा हम कहते हैं कि ये एक चूषक कीट है। चूषक कीट से क्या मतलब हुआ कि ये अपना भोजन, इसमें जो मुखांग पाए जाते हैं वो चूसने योग्य होते हैं, यानी वो अपने भोजन को सक करता है, ये चूसता है। और ऐसा जो हेमिप्टेरा में जो ऐसा मुखांग होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोबोसिस, जिसके द्वारा ये अपना भोजन जो है अपने होस्ट प्लांट से प्राप्त करता है। ओके, तो छोटा कीट है, चूषक कीट कहा जाता है इसलिए कि ये सक करता है। अब जो लाख हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये कीट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें लाख मिल रही है। तो लाख ये कीट क्यों बनाता है, इसके देह के पश्च भाग से ये मुख्य रूप से स्रावित जो है वो की जाती है। वैसे बाद में हम बात कराएंगे इसको कि जो इसके जो इंस्टार होते हैं उन इंस्टार में पूरी स्किन से इसको सिक्रीट जो है वो किया जाता है। अब ये क्यों करता है, ये रक्षा के लिए किया जाता है कि ये अपने चारों ओर एक कवच बना लेता है, जिससे कि ये अपने जो भी इसके प्रेडेटर्स हैं, यानी जो इसको खा सकते हैं, इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे ये किस प्रकार से अपनी रक्षा करता है। और वो कवच जो है वो मादा के द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी कि ये जो लाख बनाई जा रही है वो मादा के द्वारा बनाई जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लेग का कल्चर करना है तो आपको उस इंसेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसका आवास किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसका होस्ट प्लांट होंगे जिनके ऊपर वो अपना जीवन चक्र जो है वो पूरा करता है, उसके कौन कौन से शत्रु हो सकते हैं जो कि जब हम इसको कल्चर करें तो उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो आप आइए अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, संरचना के ऊपर, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो मेल और फीमेल इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, लैंगिक रूप से विभिन्नता कहा जाता है इसको, कि नर अलग प्रकार का दिखता है और मादा जो है वो अलग प्रकार की दिखती है। तो हमने ये कहा है कि मादा जो है वो आकार में बड़ी होती है और नर उससे छोटा होता है। स्ट्रक्चर देखें हम सबसे पहले नर का। तो कीटों में हम जानते हैं कि जो शरीर है इनका वो 3 भागों के अंदर विभक्त होता है प्रायः, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर ये 3 खंड इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या आप डायग्राम को इसका ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के डायग्राम बताए हैं। इसमें आपको मेल, मैंने कहा कि फीमेल जो बड़ी होती है, लेकिन डायग्राम में आपको मेल जो है वो बड़ा लग रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेल में जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्लियर है और उनमें से हर स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हमें इसके डायग्राम को बड़ा बनाना पड़ा। और फीमेल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बाहर से नजर नहीं आता, यानी उसमें कोई विकसित संरचना नहीं होती है, इसलिए उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो हमने ये कहा है कि शरीर जो है इसका, देह जो है वो सिर, वक्ष और उदर इन 3 भागों में विभक्त होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सिर जो है उसके ऊपर 3 मुख्य संरचनाएं पाई गई हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला भाग इसका सिर है, ये यहां से यहां तक वक्ष हो गया और फिर ये उदर हो गया। अब सिर पर हमने कहा कि 3 संरचनाएं जो है वो इसके ऊपर होती है। पहली चीज एंटीना, दूसरा आई और तीसरा इसके मुखांग, जो कि हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको डोर्सल सरफेस बताने की कोशिश की है। इसमें नीचे की ओर इसमें यहाँ पर मुखांग जो है वो इसके पाए जाते हैं। ये चीज हमने यहाँ बताई है। सिर के ऊपर श्रृंगिका होती है जो कि 10 खंडों की बनी हुई होती है। ये जो श्रृंगिकाएं हैं दोनों तरफ, ये 10 खंडों से बनी हुई होती है। दूसरी चीज पर आ जाइए आप इसके नेत्र। नेत्र जो है वो इसमें एक जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा मुखांग, जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एक चूषक कीट होता है, तो इसमें प्रोबोसिस पाया जाता है, चुंडिका जिसको हम कहते हैं, जिसको कि ये अपने होस्ट के जो इसका जो परपोषी जो पोषक पादप है उसके ऊपर ये उसके जो कोमल भाग हैं उनमें प्रोबोसिस को प्रवेश करा करके और उससे
सेट जो है वो उसका रस जो है वो चूसता है। तो ये इसका सिर के ऊपर पाए जाने वाले होते हैं। दूसरी चीज आ जाइए आप इसके वक्ष पर। दूसरा भाग वक्ष, ये वाला भाग देखिए यहाँ पर, ये वक्ष हो गया। इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही होगी वक्ष के ऊपर। एक तो इसमें लेग्स बताए हमने यहाँ पर, और दूसरा वेन, यानी इसकी टांगे कह सकते हैं हम इनको। तो कितनी टांगे हैं यहाँ पर? 1, 2 और 3 जोड़ी। 3 जोड़ी क्यों कर रहे हैं हमको? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 3-3 टांगे इसके अंदर पाई जाती है। तो वक्ष के ऊपर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। और यहां देखिए ये क्या है? इसका विंग है, पंख है। तो ये 2 हैं, एक एक दोनों तरफ। तो हम क्या कहेंगे कि वक्ष के ऊपर 3 जोड़ी टांगे और 1 जोड़ी पंख जो है वो पाए जाते हैं। लास्ट वाला पार्ट आ जाइए अब, ये एब्डोमेन या उदर जिसे हमने कहा है। सिर, वक्ष और उदर अंतिम भाग है इसका। उदर जो है वो 8 खंडों से मिलकर के और बना हुआ होता है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम में हमने कोशिश की है कि इसके अंदर जो हम कह रहे हैं कि 8 खंड का है, तो 8 खंड का लगे। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, आप लिखते हैं कि 8 खंड का बना हुआ है, तो उसके अंदर खंड आपने 4 ही बनाए हैं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो कोशिश करें, एक गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये अंतिम खंड 8वां खंड। 8 खंडों से मिलकर के और ये बना होता है। और अंतिम खंड की बात हम कर रहे हैं वहां पर, तो इसके ऊपर एनल सिराई जो है वो पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ब्लेड से बनाने की कोशिश की है हमने। ये इसको हम कहते हैं गुदीय रोमक, ये यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से ये मेल का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर के ऊपर कि फीमेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इसमें आप देखेंगे डायग्राम में हमने कोई ज्यादा चीजें जो है वो नहीं बनाई है। तो मादा जो है वो सॉफ्ट बॉडीड होती है और इसका शरीर जो है वो अंडाकार होता है, ओवल शेप का होता है। देखिए ये ओवल शेप का है। इसको अगर हम पृष्ठ सतह की ओर से देखें तो ये आपको उभरा हुआ लगेगा, यानी ये सतह जो है वो उत्तल होती है। और वेंट्रल सरफेस जो अदर सतह है वो फ्लैट या चपटी होती है। और जैसा हमने कहा था कि इसकी लंबाई जो है वो 8.5 मिलीमीटर के लगभग होती है। इसके स्ट्रक्चर को देखिए आप यहाँ पर। इसकी स्ट्रक्चर की तुलना अगर हम नर से करें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे जो कि केवल नर में पाए जाते हैं और मादा में नहीं पाए जाते हैं। एक हमने नर में एक डायग्राम में एक चीज नहीं बताई है यहाँ पर कि कीट जो है श्वास किससे लेते हैं? श्वसन रंध्र इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनको कि हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो उदर खंड के ऊपर इसमें स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। चलिए आ जाइए आप इसके ऊपर कि इसका जो अग्रभाग है, फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको रोस्ट्रम कहा जाता है। ये आगे वाला भाग रोस्ट्रम है। तुंड, इसमें 2 खंड होते हैं, 1 और 1 2 खंड। ये 2 खंडों से मिलकर के और बना हुआ है, ठीक है। और ये जो 2 खंड हैं उनके ऊपर 2 प्रोसेस या प्रवर्ध जो है वो पाए जाते हैं, जो कि वास्तव में इनके क्या है? श्वसन रंध्र है, स्पाइरेकल्स है, जिनसे कि ये श्वास लेती है। ओके, अब जो मैं कह रहा था आपको कि इसको अगर हम नर से तुलना करें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो हम देख करके भी बता सकते हैं। जैसे इसके अंदर एंटीना नजर आ रहा है मेल के अंदर, इसमें नहीं है। फिर वॉकिंग लेग्स इसके अंदर नहीं है, ये खाली इसमें क्या है? प्रवर्ध है। और विंग्स, ये भी इसके अंदर नहीं है। और एब्डोमेन जो वेल डेवलप्ड एब्डोमेन है वो भी इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा है। यानी इसके अंदर सिर, वक्ष और उदर टाइप का कोई स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो हमने कहा है कि श्रृंगिका, नेत्र और पंख क्या चीज होगी? ये श्रृंगिका, ये नेत्र और ये पंख और गमन टांगे, 3 जोड़ी वॉकिंग लेग्स जो है वो इसके अंदर नहीं है। और उदरीय श्वसन रंध्र, ये जो उदर वाला भाग है, जो कि कितने खंड है इसके अंदर? 8 खंड है। यहाँ पर जो जॉइंट है वहां पर दोनों तरफ स्पाइरेकल्स होते हैं, जो कि इसके अंदर नहीं पाए जाते। ओके, अब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? यहाँ आपका मुख हो गया है और यहाँ पर गुदा हो गई है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर इसका पूरा हो गया है। अब मादा क्या करती है कि एक कवच जो है अपने चारों ओर बनाती है निषेचन के बाद। निषेचन के बाद वो क्या करेगी कि उसका जो होस्ट प्लांट है वहां पर ये एक लाख सिक्रीट करके, अपने चारों ओर लाख सिक्रीट करके एक कवच बनाती है।
और उस कवच के अंदर लगभग 200 to 500 एग्स जो हैं वो उसके अंदर दिए जाते हैं। इस कवच के भीतर ही उन अंडों से हैचिंग होती है। हैचिंग का मतलब क्या होता है? स्फुटन कहते हैं इसको। इसका अर्थ ये होता है कि अंडों से लार्वा का बाहर निकलना। तो लगभग 6 सप्ताह का टाइम जो है वो इसके अंदर लगता है अंडे से हैचिंग होकर के, और जो लार्वा निकलता है उसमें 6 वीक या 6 सप्ताह का टाइम लगता है। और वो जो लार्वा निकलता है उसको फर्स्ट इंस्टार कहा जाता है। इंस्टार मतलब अर्भक, फर्स्ट इंस्टार या प्रथम अर्भक इसको कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है इसको अगर हम देखें तो इसका जो शेप है वो नाव के जैसा होता है और रंग इसका लाल होता है। ये क्या करेंगे? अब 6 सप्ताह बाद मादा के द्वारा बनाए गए कवच से ये फर्स्ट इंस्टार बाहर निकल जाते हैं और जो होस्ट प्लांट है जहां पर की मादा ने अंडे दिए थे उस होस्ट प्लांट की कोमल टहनियों के ऊपर ये आ जाते हैं और अपने चारों ओर ये वापस लाख का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके ऊपर जो इनकी जो स्ट्रक्चर है ये ध्यान रखिए इसका कि जो फर्स्ट इंस्टार है उसके अंदर मादा में तो हमने कहा था कि वो सिर और ये नहीं है उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर वक्ष और उदर जो है खंड अलग अलग पाए जाते हैं। एक जोड़ी इसमें वॉकिंग लेग्स जो है वो पाई जाती है जिससे कि ये चल करके और बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लाख का श्रावण करते हैं जो कि इनके चारों ओर एक कवच जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और अब आगे का डेवलपमेंट किसका? फर्स्ट इंस्टार से आगे का डेवलपमेंट जो है वो इस कवचनुमा संरचना के भीतर ही परिवर्तन इसका होता है। तो ये जो सिक्रीट कर रहे हैं उसके कारण से ये कई सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और हर एक अर्भक जो है वो सिक्रीट करता है, तो एक कंबाइंड कॉलोनी के जैसा ये बन जाता है। और इस तरह से लाख का जो सिक्रीशन हो रहा है वो 6 से 12 मोटी 6 से 12 mm की एक पपड़ी जो है वो इनके चारों ओर बन जाती है। तो बाहर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि एक स्टिक के ऊपर लाख जो है वो लगी हुई है, एक छड़ी के ऊपर लगी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको स्टिक लेग कहा जाता है। अब इसके अंदर 6 से 8 सप्ताह में कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। और इस मेटामॉर्फोसिस के कारण से बीच में क्या होगा कि कई आपके पास स्टार, सेकंड स्टार इस तरह से बनेंगे ये, और अंत में जो है नर और मादा इससे बन जाते हैं, कायांतरण होता है। तो हमने आपको ये कहा था कि 200 to 500 एग्स जो है बनेंगे, उससे लार्वा बाहर निकलेगा। ये लार्वा अपने चारों ओर एक कवच बनाएगा वापस सिक्रीट करके और उसके अंदर इसका परिवर्तन होगा। और जो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण हुआ है उसके बाद जो वयस्क बने हैं उनमें 70% फीमेल्स होती हैं और 30% नर होते हैं। तो जो मादा है उसका 3 बार निर्मोचन होता है और इसके कारण से उसका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। इस समय पर जब ये बाहर निकलते हैं उस कवच से ये नर जो है वो बाहर निकल जाएगा और उस प्लांट के ऊपर ये सर्च करेगा फीमेल को, दूसरी फीमेल को, और फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके बाद फीमेल, उसके बाद मेल का कोई काम नहीं है तो मेल वहां से रिप्लेस हो जाएगा। अब मेल का कोई काम यहां पर नहीं रहा। अब फीमेल जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में अंडे देना प्रारंभ करती है। जैसे हमने कहा कि पहले भी ये अंडे दे रही है, तो ये फरवरी मार्च के अंदर होता है और ये वापस आपका अक्टूबर और नवंबर के अंदर अंडे देने का ये काम करती है। तो फरवरी और मार्च में हमें यहाँ पर नई पीढ़ी मिल जाती है वापस, जो कि वापस अंडे देने का काम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक साल में 2 बार इसका जीवन चक्र पूरा हो रहा है। इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। तो अक्टूबर और नवंबर में ये अंडे देना स्टार्ट कर देती है, जिससे फरवरी और मार्च में एक और नई पीढ़ी मिल जाती है। जो ये जो स्ट्रक्चर हम बता रहे थे अभी तक पूरा, ये फरवरी और मार्च वाली पीढ़ी है जो कि अक्टूबर और नवंबर में वापस अंडे देती है। तो उससे वापस आपको फरवरी मार्च के अंदर अंडे, नई पीढ़ी जो है वो मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पादप पर एक वर्ष में 2 बार जीवन चक्र जो है वो पूरा होता है। अब इससे हमें लाख किस प्रकार से मिलती है और लाख का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अपलोड में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और आपका जो भी क्वेश्चन हो
वो मैं आपको एक असाइनमेंट इसके ऊपर दे दूंगा, इससे इसके अब तक हमने जो पढ़ा है उस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उसके बारे में, और फिर भी आप इस वीडियो को बार बार चला करके देख सकते हैं। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप ग्रुप में या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन जो है अपने भेज सकते हैं, वहां पर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।